हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था गाइस? हमने लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा था कि अकाउंटेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में। फिर हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपको आंसर करना चाहिए, आपको आना चाहिए, वो है व्हाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी। यार बचपन से हिसाब किताब तो लगा ही रहे हैं, घर वाले पैसे दे रहे हैं, उनको वापस समझा रहे हैं, तो हमें अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो मैंने वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको जब आप डेटा मेंटेन करते हो, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो जब वो बहुत सारे लोग आपके बनाई हुई इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो भैया एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो उन्होंने भी पढ़ रखा हो, उन्होंने भी सीख रखा हो, ताकि आपकी बनाई हुई चीज उन्हें समझ में आ सके, उनकी बनाई हुई चीज आपको समझ आ सके। अरे नॉर्मली जैसे आज अपन कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो हमने कुछ लिखा तो दूसरे वाले ने भी हिंदी वही पढ़ी है, इंग्लिश वही पढ़ी है, तो वो समझ सकता है। एम आई क्लियर टू यू गाइस? तो सेम फंडा फिर हमने पढ़ा, तीन टर्म्स पढ़े थे। बुक कीपिंग पढ़ा था, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा था गाइस, क्या पढ़ा था हमने? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। ये पढ़ा था सारा का सारा। उसके बाद गाइस हम लोगों ने थर्ड टर्म पढ़ा था अकाउंटेंसी, कि हम अकाउंटेंसी किसको कहते हैं। ये तीन चीज हमने पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा अगला पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो मैंने कल आपको कहा था? मैंने कल आपको कहा था कि जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग डेटा प्रिपेयर करते हो, तो वो डेटा आपके अलावा भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो मैंने कहा यूजर्स, एक वर्ड लिखा था उस टाइम भी मैंने, यूजर्स। यूजर मतलब जो लोग हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। भारत में यूजर मतलब दोज हु विल रेफर और यूज आर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। दोज who will use our accounting information, those who will use our accounting information मतलब जो लोग हमारी दी हुई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? हमारे लिए यूजर हो जाएंगे। अब आप समझने की कोशिश करना, कुछ यूजर्स होते हैं जिनको मैं कहता हूं कि ये इंटरनल यूजर है। मतलब ऐसे लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल होते हैं, अंदर के ही लोग होते हैं, बट वो भी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, अभी अपन देखेंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल यूजर। तो यहां लिख देते हैं एक्सटर्नल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, क्लियर है बेटा फंडा? तो यहां पे ब्रैकेट में मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं बेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या डाल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं और ये लोग क्या हैं बेटा? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप समझने की कोशिश करो बेटा ये कौन है और कैसे हैं। तो मैंने कहा यूजर्स, सबसे पहले वापस अपने आप को डिफाइन करो कि यार ये यूजर क्यों होते हैं। तो मैंने कहा यार हमारे यूजर की बात आई कहां से? तो मैंने कहा यार हम जो डेटा बनाते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड तरीका सीखने की जरूरत है ताकि हमारे यूजर भी समझ पाए। तो भैया अब जवाब देना पड़ेगा ना, यूजर कौन होता है? मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे बनाए हुए अकाउंटिंग डेटा को, हमारे बनाए हुए इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा इंटरनल यूजर के लिए मैंने एक कोड बनाया है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, MEO, दैट इज म्याऊ। आ रहा सुन में? बिल्ली जैसे बोलती है म्याऊ, तो कोड क्या बन गया? म्याऊ। तो ये अपन ने रेडी कर दिया। अब एक एक को समझते हैं ये है क्या। मैंने कहा यार जब मैं एम की बात करता हूं तो मैं यहां बात कर रहा हूं मैनेजर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैनेजर की। मैंने कहा जो अकाउंटिंग डेटा आपके पूरे साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको रिकॉर्ड कर करके जो एक फाइनल या अकाउंटिंग डेटा निकल के आया, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनेजर यूज करता है। मतलब मैं यहां पे मैनेजर लिख रहा हूं बट मैं टर्म यूज करूंगा ब्रॉड, दैट इज मैनेजमेंट। मतलब ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
भैया ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, मतलब एक मैनेजमेंट होता है। वो मैनेजमेंट क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखभाल करता है। वो देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कैसे ग्रो हो, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेटर सर्विस दे। तो कहने का मतलब है, अगर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या डेटा के पूरे साल भर में ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिजल्ट रहा, अगर ये हम मैनेजमेंट के साथ शेयर ही नहीं करेंगे, तो इनको कैसे पता पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एंटरप्राइज अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। तो गाइज आपको यहां पे क्या करना है, इतना याद रखना है, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरा ये मैनेजमेंट डेटा क्यों लेगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों लेगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट मैंने बता दिया, जो लोग, जो ग्रुप ऑफ लोग पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा, मैनेजमेंट में। अब ये डेटा क्यों देखेगा, अरे भैया ये देख के तो पता पड़ेगा कि हमने पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा संभाला कि बुरा संभाला। अरे हमने पिछले से पिछले साल जब सोचा था, मतलब लास्ट ईयर तो हो गया, जो जो अभी डेटा है, उससे पिछले साल जब आपके पास रिजल्ट आए होंगे, प्रॉफिट या लॉस आया होगा, तो आपने सोचा होगा कि अगले साल हम ये बदलाव करेंगे। तो इस साल के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आप चेक करोगे कि आपने जो बदलाव सोचे थे ऑर्गेनाइजेशन में वो हुए कि नहीं हुए। गाइज एक और चीज, डू नॉट वरी एट दिस स्टेज, अभी ये मत सोचना कि सर हमें ये लिख लेते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट या व्हाई मैनेजमेंट विल यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैं आपको नोट्स दूंगा गाइस, उनमें सब कुछ होगा। ये आपके बिल्कुल शॉर्ट हैंड नोट्स चलेंगे जो आप कॉपी में लिखते हुए चलोगे। मैं आपको ब्रॉड नोट्स जो भी होंगे, डिटेल्ड नोट्स होंगे, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ये अपने पास शॉर्ट हैंड नोट्स होंगे क्विक रिवीजन के लिए, या ताकि आपको पता पड़ता जाए कि हमने हर क्लास में क्या क्या पढ़ा और कैसे कैसे पढ़ा। तो गाइज आपको मैनेजमेंट क्लियर हो गया, मैनेजमेंट कौन होता है और मैनेजमेंट हमारा डेटा क्यों देखेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों देखेगा। अब दूसरा है बेटा हमारे इंप्लॉइज। कौन बेटा, इंप्लॉइज। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंप्लॉइज को मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। देखो यार, मैनेजमेंट को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट इंप्लॉइज को समझाने की जरूरत है। एक एक चीज अपन देखते हुए चलते हैं। मैंने कहा यार इंप्लॉइज, एक बात बताओ, इंप्लॉय मतलब कौन, जो लोग काम करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके यहाँ पे जो लोग इंप्लॉयड हैं। मैंने कहा यार ऑर्गेनाइजेशन में ये जो इंप्लॉय है, ये क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा। मैं जब आज आपसे पूछता हूं, या मैं आपसे सवाल पूछूं कि यार आप बताओ कौन सी कंपनी में नौकरी करना चाहोगे, ऑप्शन दिया मैंने, गूगल, फेसबुक या एबीसी। तो आप क्या कहोगे, यार एबीसी का तो इतना नाम ही नहीं सुना, हम तो गूगल में या फेसबुक में काम करेंगे क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि इंप्लॉय, जब आज तुम नौकरी करने से पहले ये सोच रहे हो कि यार बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े, वैसे इंप्लॉय क्या करता है बेटा, सबसे पहले उसको, उसका सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि उसको ये पता पड़ सके कि कंपनी अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। आ रहा सुनने, क्या बोला मैंने, कंपनी अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। डू वी नीड टू चेंज द जॉब, क्या बोला, डू वी नीड टू चेंज द जॉब। अरे भैया ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की हालत बहुत खराब है, कंपनी तो लॉस में जा रही है। आ रहा सुनने, और कंटिन्यू, क्लियर है, मतलब ऐसा तो नहीं है जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो वो तो बंद होने वाली कगार पे है, कंटिन्यू लॉसेज ही लॉसेज हो रहे हैं। तो क्या आप ऐसी कंपनी के साथ काम करना पसंद करोगे, नहीं, क्योंकि आपका 2-3 महीने बाद फ्यूचर ही सर्टेन नहीं होगा। तो आप एक स्टेबिलिटी ढूंढोगे, एक ऐसी कंपनी ढूंढोगे जो कंटिन्यूस प्रॉफिट कमा रही है, या जो इस कैपेबिलिटी में है कि लॉन्ग टर्म चल पाएगी। क्लियरिटी है बेटा इसमें। अब मैंने कहा इंप्लॉय होने के साथ साथ आप इसलिए भी डेटा देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि कंपनी बुरा कर रही हो वो देखने के लिए आप डेटा देखो। कई बार ऐसा भी होगा, आप लोगों की, मतलब कई बार ऐसी पोस्ट होती है, मतलब बड़ी पोस्टों पे अक्सर आप देखोगे तो वहां पे वेरिएबल पेमेंट होता है। क्या बोला मैंने, वेरिएबल पेमेंट और सैलरी। मतलब जब आप बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां आपकी सैलरी ऐसे नहीं होती कि महीने की 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़। मतलब आपकी जो फिक्स्ड होती है ना, फिक्स्ड जो सैलरी होती है वो तो होती होती है, उसके साथ आपके पास इंसेंटिव भी होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंसेंटिव। मतलब ये है कि आपको जैसे बोला कि यार 1 करोड़ रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको ये बोला जाएगा कि भैया जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 10% मिलेगा आपको, 10% प्रॉफिट का। तो भैया अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिसकी जो पेमेंट है वो वेरिएबल है, मतलब वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, तो भैया आप देखोगे नहीं क्या कि इस महीना कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से तो आपकी सैलरी होगी डिसाइड। तो मेरे हिसाब से मैंने जस्टिफाई कर दिया कि इंटरनल यूजर में म्याऊ में एम मैनेजमेंट क्या करेगा डेटा का,
एम्प्लॉय क्या करेगा डेटा का, ठीक है। अब अपन आते हैं, और अब है बेटा ओ। ओ मतलब क्या है? ओ मतलब है ओनर्स। क्या है बेटा? ओ मतलब ओनर्स। यार देखो, ओनर क्यों यूज करेगा डेटा बेटा? आप मुझे बताओ, ओनर, वाई ओनर विल यूटिलाइज द डेटा? ओनर क्यों यूज करेगा? अरे भैया, ओनर वो आदमी है जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। ओनर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ओनर वो है जिसने बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। तो भैया आज जिसका पैसा लगा है वो ये देखेगा तो सही ना, उसको रिटर्न कैसा मिला, उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो भैया जो आदमी पैसा डालता है वो ये चेक तो करेगा ना, रिटर्न कितना हुआ या प्रॉफिट कितना मिला। तो ओनर इसलिए चेक करता है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो मेरे लगाई हुई कंपनी में पैसे को ढंग से मैनेज कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये कौन चेक करता है मेरे प्यारे बच्चों? ओनर, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये जो साइड वाला मतलब आप ऐसे ही अपनी चार्ट ये जो ऐसा का ऐसे ही बनाओगे कॉपी में, और एक तरफ इंटरनल यूजर वाला तो लिख लोगे, और उसके बाद जब आप ये कॉपी कर लोगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर में मैं लिखवाऊंगा, तो ये जगह जो है ये वाली साइड आप ये वाला पार्ट अपने पेज का अभी आप खाली छोड़ देना। मैं आपको पहले कॉपी करने के लिए टाइम दे रहा हूं ताकि ये तीनों के तीनों सेट हो जाए अपने दिमाग में। सो गाइज आई होप आपने इसको पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। गाइज जब मैं कहता हूं कॉपी करना है मतलब कॉपी करना है, ऐसा नहीं है कि आप बस स्क्रीनशॉट ले लो और बोलो बाद में करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज। हाँ, पूरा डिसिप्लिन चाहिए, पूरा अपने को डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बेटा एक्सटर्नल। म्याऊ हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट, इंप्लॉइज और ओनर्स। अब हम पढ़ेंगे गाइस कि एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, तो पहले मैं आपको कोड बता देता हूं, इसको भी याद रखने का। मैंने कहा आप सीबीआई को जानते ही हो, सीबीआई भैया डिपार्टमेंट है अपने यहाँ पे, इन्वेस्टिगेट करता है। और प्रियंका चोपड़ा को तो जानते ही हो, क्वांटिको को। अब गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोड ऐसा है कि खूब पैसा वैसा कमाया प्रियंका चोपड़ा ने, तो सीबीआई जी ने रेड मारी कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने कहा कोड हमारा ऐसा बना, सीबीआई, क्या बोला हमने? सीबीआई जी रेड प्रियंका चोपड़ा। क्या बोला हमने? सीबीआई जी, अरे सीबीआई मतलब बड़ा डिपार्टमेंट है ना, तो जी लगा दिया उनके लिए, ठीक है। सीबीआई जी रेड प्रियंका चोपड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी, उसके बाद बी, और उसके बाद आई। पहले तीन पढ़ते हैं। तीनों के तीनों को एक साथ समझाऊंगा मैं, तीनों के तीनों को एक साथ समझाऊंगा मैं। यहां लिख देता हूं सी का मतलब क्या है। सी का मतलब क्रेडिटर। नाम पहली बार सुन रहे हो आप, मैं सिखाऊंगा अभी आपको कि इसका मतलब क्या होता है, डोंट वरी। बी मतलब बैंक। बी मतलब क्या है बेटा? बैंक, ठीक है। आई मतलब इन्वेस्टर। आई मतलब क्या है बेटा? इन्वेस्टर,
ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे मैं आपको अभी बताता हूं क्रेडिटर कौन होता है, ठीक है। यहां पे अपन इन तीनों को समझते हैं और एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। गाइस सबसे पहले वापस बोल देता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस पैटर्न से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं और पढ़वा रहा हूं, गाइस ये पैटर्न आपको बुक में डिफरेंट मिलेगा। आ रहा समझे? बुक में डिफरेंट मतलब बुक में क्या है, पहले थ्योरी थ्योरी सारी एक साथ दी हुई रहती है और फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है। तो बच्चा क्या थ्योरी मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देता है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि जो थ्योरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है, तो थोड़ा थ्योरी उसको प्रैक्टिकल से कनेक्ट करके, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल से कनेक्ट करके इस तरह से पढ़ा रहा हूं। तो अभी जब तक मैं ना कहूं आप बुक में से कुछ भी डायरेक्ट रीड मत करना। मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि बेटा अब खत्म हो गया है, अब आप बुक रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ आप इसी को ही फाइनल मानो, इसी को भगवान मान लो कि इसके आगे अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना। ताकि ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो, क्योंकि अभी नया नया स्ट्रीम है ना बेटा, तो टर्म्स वगैरह अभी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं आई नो के पाथ से मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, कैसे आपके टर्म स्ट्रॉन्ग करूंगा, कैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करूंगा। अदरवाइज क्या होता है, एकदम से बुक उठा ली, अपने को लगेगा यार ये टर्म तो आते ही नहीं है, बट अभी टर्मोलॉजीज क्या हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। क्लियर है बेटा फंडा? तो मैंने कहा ये तीन वर्ड जो है पहले इनको समझते हैं। मैंने कहा क्रेडिटर, भैया क्रेडिटर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का आदमी होता है। अब ये कौन होता है? मैंने कहा सबसे पहले टर्म समझा देता हूं मैं आपको। मैंने कहा क्रेडिटर वो आदमी है, क्या बोला मैंने, क्रेडिटर वो आदमी है जो आपके बिजनेस को, लेट्स से ये आपका बिजनेस है, क्रेडिटर वो आदमी जो आपके बिजनेस को उधार में गुड सप्लाई करता है। क्या बोला? अरे भाई आपको अगर बिजनेस करने का है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। अरे आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी ना किसी बंदे से लोगे ना। लेट्स से नाम रखा उसका हमने ए, तो हमने कहा ये आदमी जिससे मैं ये उधार में रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, क्या बोला मैंने, जिस बंदे से मैं उधार में मेरे बिजनेस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल खरीदता हूं, उसको मैं क्रेडिटर कहता हूं। क्या कहता हूं मैं? क्रेडिटर। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम whom वी बाय गुड्स और सर्विसेज, मतलब कोई सामान या कोई सेवा हम गुड्स या सर्विस खरीदते हैं किस पे? क्रेडिट पे। सो द पर्सन हु विल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू अस ऑन क्रेडिट, मतलब जो हमें सप्लाई करेगा उधार में माल, उसको हम कह देंगे कि वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर। अब आप मुझे बताओ, ये क्रेडिटर तुम्हें उधार देगा, ये आदमी तुम्हें क्रेडिट पे गुड्स और सर्विस देगा। क्रेडिट पे क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों? गुड्स देगा, या क्रेडिट पे तुम्हें क्या देगा? सर्विसेज। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, ये तुम्हें उधार में गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ये तुमसे पूछेगा नहीं क्या कि तुम्हारे हालात कैसे हैं? अरे भैया विजय माल्या जब अमीर आदमी था तब बैंक पैसा देते थे ना। आज वो दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया कि भैया पैसे लेके भाग गया वो, तो अब अगर वो किसी बैंक को फोन करे कि आई नीड 1000 करोड़ रुपीज, आपको लगता है कोई उसको पैसा देगा? नहीं ना। तो वो होता क्या है, जब भी कोई क्रेडिटर, मतलब जब भी कोई आदमी अपने को उधार में सामान देता है, ऑब्वियसली ही विल चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ना। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब वो आदमी चेक तो करेगा कि मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं कि मैं पैसा लौटा सकता हूं। अरे हाँ कि ना? भैया कोई आदमी उधार में कोई सामान देने से पहले मेरी कैपेबिलिटी तो चेक करेगा ना। वो कैपेबिलिटी कैसे चेक करेगा? फोटो देख के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा कि यार ये बिजनेस जो है अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, बिजनेस पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, क्या इसकी इतनी हैसियत भी है कि पैसा लौटा पाएगा। तो क्रेडिटर इसलिए क्या करता है, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। अब मैंने कहा सेम टू सेम बैंक, आप मान लो ये बैंक भी हो गया या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो गया। मैं जब कहता हूं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो मैं बात करता हूं ऐसे किसी की जो उधार में देते हो माल। क्या देते हो? उधार में माल देते हो। तो मैंने कहा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब है बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है जो कि उधार में पैसा दे रहे हैं, अगेन ये लोग क्या दे रहे हैं भाई, क्रेडिटर तो उधार में सामान देता है, सर्विसेज देता है, ये क्या देते हैं? पैसा। तो ये जब क्रेडिट देंगे, ये क्रेडिट किस चीज का देंगे बेटा? मनी का। भैया जब ये क्रेडिट देंगे, आपको नहीं लगता ये भी मेरी क्रेडिट वर्दीनेस तो चेक करेंगे ना? तो ये जब मेरी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? अकाउंट्स देखेंगे कि भैया मैं लायक भी हूं कि नहीं हूं, जितना पैसा, मतलब
पूरे साल भर हम बिजनेस करते हैं 1 करोड़ रुपए का, मैं बैंक के पास मुंह उठा के चला गया कि चाहिए 10,000 करोड़ रुपए, बैंक देगा क्या? नहीं। अकाउंट देखेगा, कहेगा भैया टोटल बिजनेस ही 1 करोड़ का होता है, तू कैसे लौटाएगा पैसा? तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे क्रेडिटर गुड्स और सर्विस देने से पहले क्रेडिट वर्दिनेस चेक करता है, वैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमें पैसा उधार देंगे उससे पहले चेक करेंगे कि हमारी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, अच्छी है कि बुरी है भी कि नहीं है। क्लियर है बेटा फंडा? तो मैंने कहा यहां तक का अपना पूरा का पूरा स्टेज क्लियर हो गया। अब मैंने कहा तीसरा बचा था अपना इन्वेस्टर। क्या बचा है बेटा? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी देख लेते हैं। ये इन्वेस्टर हमारे डेटा को क्यों यूज करेगा? अब इन्वेस्टर कौन होता है पहले आप ये देख लो। इन्वेस्टर वो होता है, लेट्स से कि एक आदमी तो होता है बिजनेसमैन, मतलब इन्वेस्टर भी अ टाइप ऑफ बिजनेसमैन ही होता है, बट एक तो बंदा होता है जो ऑपरेशंस देखता है, मतलब बिजनेस का काम। लेट्स से कि जैसे मैं आपको बताता हूं, ये एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में लेट्स से कि एडिशनली इस बिजनेस को और एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब लेट्स से पहले कार बनाते थे अब ट्रक भी बनाने लगे, तो इस बिजनेस को 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? 100 करोड़ रुपए की। तो इस बिजनेस ने बोला कि भाई कोई है जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप ओनर बन जाओगे, तो आज की डेट में तो ओनर हो नहीं, आ रहा सुनने? तो आप जब इन्वेस्टर हो तो आप इस बिजनेस को पहले इवेल्युएट तो करोगे। अरे आप पैसा डालोगे उससे पहले इवेल्युएट तो करोगे ना, इवेल्युएट तो करोगे कि भैया ये जो बिजनेस है ये इज डूइंग गुड और बैड, मतलब ये बिजनेस अच्छा कर रहा है कि ये बिजनेस बुरा कर रहा है। क्योंकि अगर आपको लगता है ये बिजनेस आपके लिए बढ़िया करेगा तो ही आप पैसा डालोगे, अदरवाइज आप पैसा नहीं डालोगे। क्लैरिटी है बेटा? दिमाग में सेट हो गया? गाइस बार बार हमेशा रिकलेक्ट करना, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूजर, मतलब कौन कौन हमारी अकाउंटिंग लास्ट लेक्चर में सीखा था, कौन कौन हमारी की हुई अकाउंटिंग को पूरा का पूरा यूज करेगा। तो हमने कहा इंटरनली म्याऊ, एक्सटर्नली सीबीआईजी रेड प्रियंका चोपड़ा। तो म्याऊ पढ़ लिया, सीबीआई पढ़ लिया, अब जी पढ़ते हैं, जी और आर पढ़ते हैं पहले। मैंने कहा जी मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट। ये जो सरकार होती है, ये जो गवर्नमेंट होती है, ये हमारे डेटा को यूज करती है, हमारे डेटा को क्या करती है बेटा? यूज करती है। अब आप देखो ये हमारे डेटा को यूज करती है, और आर भी बता देता हूं, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। रिसर्चर। क्या बोला? रिसर्चर। अभी रिसर्चर कौन होता है और ये गवर्नमेंट हमारे डेटा को क्यों यूज करती है? मैंने कहा अभी बताते हैं बेटा, 2 सेकंड लगेगा और दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो, मैंने कहा यार ये जो गवर्नमेंट होती है, आपको पता ही है कि आपके देश में, मतलब अपने देश में, जब भी कोई पैसा कमाता है तो सरकार उससे टैक्स लेती है। आ रहा समझने? समझने की कोशिश करना यार, सीधा सा फंडा है। अगर कोई बिजनेस है और वो बिजनेस कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो सरकार क्या करती है? उससे टैक्स लेती है। क्या करती है? टैक्स लेती है। तो सरकार कहती है जैसे तुम्हारे पास अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो सरकार कहती है 300 रुपए टैक्स ले लेंगे। अब एक बात बताओ, हो सकता है कोई बिजनेसमैन ऐसा सोचे यार मेरी मेहनत करा हुआ प्रॉफिट है, मैं सरकार को क्यों दूं 300 रुपए? तो हो सकता है कि वो क्या करे? अपना प्रॉफिट कम दिखाए। अरे सरकार ऐसा टैक्स कैसे लेती है? सरकार 30% लेती है, लेट्स से सरकार 30% लेती है। तो अब अगर ये आदमी सोचे कि यार मेरा सरकार पैसा ले रही है टैक्स के तौर पे, तो इसने कहा मैं प्रॉफिट ही कम दिखाता हूं, मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ 200 रुपए ही कमाया। तो भैया 200 रुपए का 30% कितना होगा? 60 रुपीज। तो इसने क्या सोचा, एक बिजनेसमैन ये भी सोच सकता है कि मैं अपने प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट कर दूं, क्यों? ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े, टैक्स इवेजन करने के लिए, मतलब टैक्स की चोरी करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे अकाउंटिंग डेटा को चेक कर सकती है। वो चेक कर सकती है इसलिए भी कल को हम हमारी इनकम को बड़ा घटा तो नहीं रहे अपनी इच्छा से, कल को ऐसा तो नहीं है कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंटिंग डेटा को इसलिए यूज करेगी क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला पढ़ रहे हैं हम, एक्सटर्नल, तो गवर्नमेंट समझ में आ गया गाइस। अब हम देखते हैं बेटा रिसर्चर। आर क्या था बेटा? रिसर्चर। यार एक बात बताओ, जब लास्ट लेक्चर था अपना, जब लास्ट लेक्चर था, मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने कहा था अकाउंटिंग जो है मैनमेड है। पहले हमारे पास बुक कीपिंग थी, मतलब एक स्मॉलर एस्पेक्ट था, फिर धीरे 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 हमने एक प्रॉपर अकाउंटिंग डेवलप कर ली। तो ये ओवरनाइट तो हुई नहीं ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुई। आ रहा समझे?
तो बेसिकली ये अकाउंटेंसी का डेवलपमेंट जो हुआ, जो ये ग्रोथ हुई है, जो नई नई प्रैक्टिसेस बनी, कैसे बनी? तो मैंने कहा ये लोग क्या होते हैं, रिसर्च करते हैं इसमें, मतलब न्यू वेज रिसर्च करते हैं। किस चीज के लिए? न्यू वेज, नए वेज निकले। किस चीज के लिए? ये अकाउंटिंग किस लिए है बेटा? अरे मैन मेड है तो कोई जरूरत होगी ना। अरे भैया अकाउंटेंट की जॉब मतलब बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है। सारी चीजें याद नहीं रख सकता, टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, एकदम से समरी चाहिए, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना है, लोगों को कम्युनिकेट करना है। तो भैया न्यू वेज, नए नए तरीके और निकालने के लिए, जिससे जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको ओवरकम कर सकें, या इस इंफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके से और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो रिसर्चर कौन होते हैं बेटा? कौन यूज करते हैं डेटा? जो लोग और अकाउंटेंसी में इंप्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा सीबीआई जी हो गया, आर हो गया रिसर्चर, अब है बेटा पब्लिक, और लास्ट है बेटा अपना कंज्यूमर। क्या बेटा? पब्लिक, एंड नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? कंज्यूमर। इन दोनों को भी समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। मेरे को एक बात बताओ, पब्लिक पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है? पब्लिक क्यों देखेगी? पब्लिक क्यों देखना चाहेगी कि एक कंपनी अपनी बुक्स में क्या प्रॉफिट कमा रही है, क्या लॉस कमा रही है, क्या धंधा किया उन्होंने साल भर में? क्यों जानेगी बेटा? बताओ मुझे। सुनो, सोचा होगा तुमने दिमाग में एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तो। मैं ही कह रहा हूं गाइस, आज जब आपने देखा होगा कि आज जैसे सिटी होती है और सिटी के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है ना, मोस्टली सिटी के कनेक्टेड एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्री को अलग से एरिया दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अपने शहर में आजकल तो ऐसा नहीं होता, बट जैसे टायर 3 टायर 4 सिटीज जो होते हैं, वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट करी जा सकती है। भाई कई बार रिक्वायरमेंट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करी जाती है, कट की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कट करी जाती है, बट इंडस्ट्रियल एरिया को क्या होती है, फुल टाइम मिलती है बेटा, फुल टाइम मिलती है, प्लस हाई वोल्टेज पे मिलती है, हॉर्स पावर में मिलती है उनको। तो कहने का मतलब ऐसा है, आपको नहीं लगता ये जो बिजली है इस पे तो सबका बराबर रिसोर्स है, मतलब बराबर सबका क्या है, इस पे हक है। बट सोसाइटी, पब्लिक अपना हक क्या कर रही है, इंडस्ट्री के फेवर में दे रही है। हाँ, इंडस्ट्री ऑब्वियसली डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, वो सब अलग अलग बात है। बट ये पब्लिक ये भी देखना चाहती है, ये जो इंडस्ट्री जिसके लिए हम हमारे रिसोर्सेज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या ये इतना सब कुछ करवाने के बाद क्या जो प्रॉफिट ये कमा रही है उससे क्या ये पब्लिक के लिए कुछ कर रही है? आर दे डूइंग आर दे डूइंग समथिंग फॉर द पीपल ऑल्सो, या समथिंग फॉर द पब्लिक? मतलब जो कंपनी हमारे रिसोर्सेज जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एट अ लार्ज, वो इंडस्ट्री जब प्रॉफिट कमा रही है तो क्या हमारे लिए कुछ कर रही है? इसलिए आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, पार्क बनवाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री स्कूल बनवाती हैं, कॉलेज बनवाती हैं। तो ये क्या है, ये क्या है? ये जनरली जनता को बताने का तरीका है, देखो हम आपसे पैसा कमा रहे हैं, देखो हम तुम्हारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। पब्लिक इमेज बनी रहती है, तो पब्लिक चेक करती है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, आ रहा सुनने, और अप्रिशिएट करती है अगर पॉजिटिव एफर्ट्स इसमें आते हैं तो। उसके बाद गई, उसके बाद मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है आपके कौन, कंज्यूमर्स। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर कौन है, हु आर दे, ये कंज्यूमर है कौन आखिरकार? मैंने कहा कंज्यूमर हु आर यूजिंग योर प्रोडक्ट। हु आर कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट, मतलब ये वो लोग हैं जो तुम्हारे प्रोडक्ट को एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो भैया ये भी तुम्हारे डेटा को देखेंगे, ये देखेंगे। ऐसा तो नहीं है तुम 1 रुपए का सामान बनाते हो और हमें बेचते हो कितने का, 1 लाख रुपए का। तो ये लोग भी चेक करेंगे कि आप कहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे हो। क्या नहीं कमा रहे हो बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं है हमें बेवकूफ बना रहे हो, बोल रहे हो ये चीज तो बहुत एक्सक्लूसिव है और पता पड़ा ये तो बहुत ही सस्ती सी चीज है, तुम तो जबरदस्ती महंगा बेच रहे हो। तो कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड रहता है। तो गाइज हमने क्या पढ़ा, ये टॉपिक क्या थे बेटा, ये क्या था जो टॉपिक हमने पढ़ा? हमने कल पढ़ा था कि हमें अकाउंटिंग लड़ने की, अकाउंटेंसी सीखने की, एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो हमने कहा था यार हमारे डेटा को और भी लोग यूज करते हैं। तो आज उसका कंटिन्यूएशन आया है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये अकाउंटिंग के डेटा को यूज कौन करते हैं। तो हमने कहा भैया इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल। इंटरनल का कोड क्या है, म्याऊ,
मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ओनर्स। एक्सटर्नल का कोड क्या है? CBIG रेड प्रियंका चोपड़ा। क्रेडिटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर, पब्लिक और कंज्यूमर। सब मैंने डिटेल में बता दिया तुम्हें कि ये लोग हमारे डेटा को क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। ठीक है, अब आप इसको जो एक्सटर्नल यूजर है और उनके एक्सप्लेनेशन है उनको आप कॉपी कर लो बेटा। सो गाइज हम लोगों ने यहां तक कर लिया। तो गाइज मैंने कहा अपने को यहां तक क्लियर हो गया। हम क्या कर रहे हैं अभी, कौन सा पॉइंट पढ़ा हमने? थर्ड पॉइंट। गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे अपन बुक का भी रेफर करेंगे ना तो वहां पे आपको अकाउंटिंग टर्म्स करके एक अलग चैप्टर मिलेगा, आपको एक बेसिक्स अलग से मिलेगा। आ रहा समझे? अकाउंटिंग इंपॉर्ट मतलब डेफिनेशंस एंड ऑल। अपन क्या कर रहे हैं बेटा कि टर्म्स को ऐसा नहीं है एक ही दिन में सारा पढ़ लेंगे, थोड़े थोड़े टर्म्स करते हुए पढ़ेंगे। जैसे अभी क्रेडिटर करके एक टर्म आया, तो अब अपन फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी, क्या बोला मैंने, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो अभी अगले 4 से 5 मिनट में दिमाग में सेट कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, एक बिजनेसमैन होता है। कौन होता है बेटा? एक बिजनेसमैन। लेट्स से एक बिजनेस है, अपन तो कहते हैं एक बिजनेस है, ठीक है। ये बिजनेस क्यों करते हैं? ऑब्वियसली यार, सिंपल सा फंडा है, इनको माल बेचना है, सेल करना है, इनको कुछ ना कुछ बेचना है, तभी तो ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये जो बिजनेस करते हैं ये माल बेचते हैं, और माल बेचेंगे कैसे? अपने आप तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान आके रख जाएंगे हाथ में, अरे भाई खरीदना पड़ेगा। हो सकता है आप रॉ मटेरियल खरीदो, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करो, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बने और आप बेचो। बट कहने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। वो खरीद के आप उसमें वैल्यू ऐड करोगे, आप उसको कुछ और रिफाइन करोगे और फिर बेचोगे। और कई केसेस में डायरेक्ट भी बिक सकता है, जैसे अपने आसपास जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, डायरेक्ट ही बिकते हैं ना। अपने पड़ोस का दुकानदार थोड़ी कुछ करता है।
तो इसका मतलब ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ खरीदते हो और उसको क्या करते हो, बेचते हो। अब अभी अभी आपने देखा कि आप जब खरीदते हो ना, तो आप हो सकता है कैश में खरीदो। आ रहा समझ क्या बोला मैंने? हो सकता है आप माल कैश में खरीदो और आप माल किसमें खरीदो, क्रेडिट में। क्लियर है? वैसे का वैसा ही जब आप माल बेचते हो, जब आप माल बेचते हो तो हो सकता है आप कैश में बेचो माल, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आप जो माल बेचो वो क्रेडिट में बेचो। कैसे बेचो? क्रेडिट में। कैश में भी बेच सकते हो, क्रेडिट में भी बेच सकते हो, दोनों ऑप्शन है अपने पास। तो मैंने कहा हम जिस आदमी से क्रेडिट में माल खरीदते हैं, क्या बोला बेटा मैंने? क्रेडिट में माल खरीदते हैं, हम उससे क्रेडिट में माल खरीदते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ओरल प्रॉमिस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ओरल प्रॉमिस। जैसे लेट्स से तुम अपनी पड़ोस की दुकान पे गए, बोले यार, लेट्स से मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, तुम गए और तुमने कहा यार 5 रुपए का ये सामान देना। उसने कहा पैसे, बोले यार अभी लाना भूल गया, कल ले लेना। तो उसने तुम्हारे ओरल प्रॉमिस को ही मान लिया। तो जब तुम उधार में कोई माल खरीदते हो और उसके सामने सिर्फ ओरल प्रॉमिस देते हो, तो हम कहते हैं कि वो अपना क्रेडिटर है। क्या बोला? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे उधार में माल खरीदा और उसको ओरल प्रॉमिस दिया। कैसा प्रॉमिस दिया? ओरल प्रॉमिस। मैंने कहा दूसरी ओर क्या है, हमने कहा आपने उधार में माल खरीदा और उसको रिटन में प्रॉमिस दे दिया, मतलब लिख के दे दिया। कई बार क्या होता है, भरोसा नहीं है सामने वाले को, हो सकता है माल की वैल्यू इतनी बड़ी है कि भैया भरोसा कैसे करें, तो इसलिए रिटन प्रॉमिस दे दिया। तो जो आदमी तुम्हें रिटन प्रॉमिस देता है वो बिल्स पेबल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्स पेबल। तो समझ में आ गया भाई, जिस आदमी से उधार में माल खरीदते हो वो क्रेडिटर है। अगर उसको तुमने ओरल प्रॉमिस दिया, उसी को तुमने लिखित में प्रॉमिस दे दिया, तो वो क्या बन गया? तुम्हारा बिल्स पेबल। अब मैं एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के बोला जाता है ट्रेड पेबल्स। क्या बोला जाता है? ट्रेड पेबल्स। क्या बोला जाता है? ट्रेड पेबल। तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल। आ रहा समझे? इसको ट्रेड पेबल ही क्यों कहते हैं ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहां तक पहले समझो, क्रेडिटर ओरल प्रॉमिस, बिल्स पेबल रिटर्न प्रॉमिस। तो जो टोटल उधार है उसको ट्रेड पेबल्स कहते हैं, मतलब ओरल और रिटर्न दोनों मिला के। ठीक है? अब मैंने कहा आगे, जब आप माल, जब आप माल बेचते हो तो भी आप दोनों तरीके से बेच सकते हो, कैश में या उधार में। जब आप माल उधार में बेच रहे हो तो वापस आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सामने वाले से, जैसे आपने ओरल प्रॉमिस दिया, सामने वाले से भी आप ओरल प्रॉमिस ले सकते हो सकता है आप सामने वाले से रिटर्न प्रॉमिस मांगो कि यार देखो माल तो बेच रहा हूं बट तेरे पे भरोसा नहीं है, तू पैसा देगा कि नहीं देगा, तो रिटर्न प्रॉमिस भी ले सकते हो। स्टोरी आ रही है समझ में? तो आप ओरल प्रॉमिस भी ले सकते हो, आप रिटन प्रॉमिस भी ले सकते हो। मैं आपको बता दूं, जो बंदे से आप ओरल प्रॉमिस लेके माल बेचते हो वो आपका डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटर। तो डेटर, डेटर इज द पर्सन whom you have sold goods on credit and you have taken oral promise। ठीक है? जो ये रिटन प्रॉमिस होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोला? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। ठीक है? बिल्स लिख दो, यहां पे भी बिल्स लिख दो, तो आ गया। अरे भैया जिस बिल के सामने, रिटर्न के सामने पैसा देना है वो बिल्स पेबल, जिसके सामने पैसा आना है वो बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? और जैसे इसको ट्रेड पेबल कहते हैं क्योंकि पैसा देना है, इसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड, क्योंकि यहां से पैसा आना है इसलिए रिसीवेबल, वहां पैसा जाना है इसलिए पेबल। स्टोरी क्लियर है? तो गाइस आप देखो अपन ने ये वाला टर्म भी कर लिया, फटाफट इसको कॉपी मार लो, फटाफट इसको कॉपी मार लो।
सो गाइज हम लोगों ने आज के लेक्चर में यूजर्स कवर किए और कुछ टर्म्स जैसे डेटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। देखो आपने छोटा सा एक एग्जांपल लिया प्रैक्टिकली और हमने 6 टर्म्स क्लियर कर लिए और आज साथ में यूजर्स और किया। गाइज आप लोग सिर्फ अभी ये लेक्चर सुनो, कोई टेंशन मत लेना, मेरी गारंटी है कि सारे टर्म्स सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। बट जब मैं कहता हूं कॉपी करो, जब मैं कहता हूं आज इसको रिवाइज करना, तो एटलीस्ट इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। हो सकता है लास्ट लेक्चर रिवाइज करने में 15 मिनट्स लगे मैक्सिमम, आज वाले में 15-20 और। तो आपको बट कंटिन्यूअसली पुराने वाले लेक्चर और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रिवाइज करते हुए चलने की हैबिट बना लो, ताकि दोज ऑल टर्म्स कम इन योर ब्लड। तभी आगे जो अपना पार्ट है उसमें हम लोगों को सक्सेस मिल पाएगी। आ रहा समझे? So I hope you have understood everything. फिर भी कोई डाउट हो, you can connect with me guys. Till then, take care, bye bye and do revise.